चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे LC ऑसिलेशंस। इसमें क्या होगा, जैसे कि नाम में दिख रहा है, L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, और होने क्या वाला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में क्या होता है, एक मीन वैल्यू होती है, उसके टू फ्लो हमारा मोशन होता है। बट यहाँ मोशन की बात तो होगी नहीं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ से मोशन लेके आ रहे हो। चार्जेस मूव करेंगे मतलब क्या होगी, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो सोचते हैं इसमें होना क्या है। तो देखो इसमें मेरे पास एक इंडक्टर है, ओके, और यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर ला रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना एकदम। मैंने कैपेसिटर को इधर बैटरी लगाई, चार्ज कर लिया। ठीक, कैपेसिटर फुल चार्ज, कैपेसिटर C फुल चार्ज हो गया। तो ये मान लो ऐसा चार्ज हुआ। ठीक है, अब क्या कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, हाफ CV²। ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब मान लेते हैं वोल्टेज V0 था, तो V0²। कोई दिक्कत है क्या, V0 वोल्टेज हो गया। ठीक है, V0 वोल्टेज तक इसको अपन चार्ज कर लिया। अब V0 तक चार्ज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको लाके इस सर्किट में लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक वोल्टेज सोर्स से काम करेगा, बट ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, तो ये करंट फ्लो कराएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में, वो करंट फ्लो कराना चाहेगा इस डायरेक्शन में, -dI/dt, -LdI/dt, इतना EMF इंड्यूस होगा, बैक EMF। ठीक है कि नहीं। अच्छा, फिर ये क्या होगा क्या, ध्यान से सोचो। तो ये करंट मैक्सिमम से धीरे धीरे कम होगी और जीरो जाएगी, या बोला जाए जीरो से पहले करंट मैक्सिमम होगी। उस मैक्सिमम करंट को अपोज कौन करेगा, अपना इंडक्टर। तो फिर वो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेगा। और वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है भाई, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हाफ LI²। करंट को I0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इतनी एनर्जी स्टोर कर लेगा। अब क्या होगा, ये जब पूरा एनर्जी L स्टोर कर चुका होगा, तो वोल्टेज कैपेसिटर का जीरो, हाँ या नहीं। अब क्या हुआ, कैपेसिटर का वोल्टेज जीरो हुआ, तो करंट क्या हो गई, जीरो हो गए। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, करंट को फ्लो कराता रहेगा। करंट को ये जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। क्यों, क्योंकि भाई पहले जब करंट बढ़ रहा था तो ये करंट को अपोज कर घटा रहा था, लेकिन अब जब करंट घट रहा है तो ये करंट को बढ़ाएगा, और उसको बढ़ाने के लिए ये करंट को इसी डायरेक्शन में फ्लो कराता जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब इस वजह से होगा क्या, पहले ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, ठीक, अब ये जब फ्लो कराएगा तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो ऐसी होगी, उल्टी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अच्छा, मैंने तो सेम ही बना दिया। ठीक, अब इसमें ऐसा ही स्टोर हो जाएगा एनर्जी। ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो अब इससे क्या हुआ, इसकी एनर्जी क्या हुई, अब इसकी एनर्जी हो गई -12 CV²। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, अब फिर करंट जीरो हो जाएगी। फिर कैपेसिटर क्या करेगा, वो करंट फ्लो कराना चाहेगा। इस बार इसका पॉजिटिव इधर है तो ये करंट ऐसी फ्लो कराएगा, फिर ये वो इसको ऐसा फ्लो कराएगा, और इसको फिर से वापस जो ओरिजिनल पोलैरिटी था उसमें चार्ज कर देगा, हाँ या नहीं। तो इस तरीके से होगा क्या, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो पहले कैपेसिटर को हम दे दिए चार्ज, टोटल एनर्जी दे दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के उसमें स्टोर करेगा ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कैपेसिटर में थी वो पहले जाएगी इंडक्टर के पास, जब पूरी चली जाएगी तो इंडक्टर क्या करेगा, देगा वापस कैपेसिटर को। तो ऐसा नहीं है ये कैच खेल रहे हैं दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर, मतलब ये एनर्जी पहले इसको दे रहा है, फिर वो एनर्जी इसको दे रहा है। समझ में आई बात। ये हो क्या रहा है, तो अगर मैं जीरो पे खड़े होके देखूं, जीरो पे खड़े होके अगर मैं देखूं, मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, फिर जीरो, फिर ऐसे 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 ऐसे, यही हो रहा है ना, और कुछ हो रहा है। ये क्या है, ये ऑसिलेशन ही तो है। समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं LC ऑसिलेशन। ठीक, अब अगर मैं मानूं कि ये इंडक्टर आइडियल था, ये इंडक्टर आइडियल था, तो अगर ये आइडियल होगा तो क्या होगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो जितनी भी एनर्जी होगी वो पूरा 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 ट्रांसफर होगा। तो ये जो ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूंगा आइडियल इंडक्टर के लिए, फॉर आइडियल केस, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होंगे वो अनडैम्प्ड होंगे,
क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी और जो क्या होता है टाइम पीरियड, वो तो भाई हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑसिलेशन जिसमें कि एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? ठीक है, बट नॉर्मली जो असल दुनिया है इसमें भाई डैम्पिंग तो होगी, क्योंकि इंडक्टर तुम कितना भी अच्छा बना लो, कुछ रेजिस्टेंस तो उसमें बचेगा ही, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही। और अगर इसको मैं प्लॉट करना चाहूँ एम्पलीट्यूड और टाइम का कर्व अनडैम्प्ड के केस में, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन अगर डैम्प्ड बात करूं जो असल में होने वाला है, तो क्या होगा, धीरे धीरे पीक कम होता जाएगा और आखिरी में डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी वेस्ट होती जाएगी और धीरे कम होते कम होते कम होते क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ये डैम्प्ड है। 11th में इसका पूरा एनालिसिस किए हो तुम लोग ऑसिलेशन के लिए। पेंडुलम के केस में हम पहले आइडियल मानते हैं, है ना, क्या मानते हैं, आइडियल है। तो क्या होता है, जितना वो टू मोशन करता है उतना ही टू फ्रो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है उसमें। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में टू फ्रो मोशन हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये अनडैम्प्ड के केस में और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में। क्या ये बात समझ में आई? तो ये था इसका एक ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब इस पे हमने केवल बात की कि क्या हो रहा है क्वालिटेटिवली, हमने क्वांटिटेटिव बात नहीं की। अभी हमने एग्जैक्ट एनर्जी की बात नहीं की है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात नहीं की कि क्या बिहेवियर दिख रहा है। तो अभी इसको ड्रॉ कर लो, इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कि ये जो हम बोल रहे हैं कि ये अपोजिट होगा, अपोजिट होगा, क्यों होगा, ये क्यों हो रहा है? ये जो करंट जो ये फ्लो करा रहा था इनिशियली, उस करंट को ये अपोज क्यों कर रहा था, लेंस लॉ की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ सोचते हैं। एक और चीज़ ये है कि मैंने बोला रेजिस्टेंस अगर जीरो होता तो आइडियल केस होता, और रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता तो डैम्प्ड होता। बट एक कंडीशन और है कि ये जो एनर्जी है ना, ये रेडिएशन की फॉर्म में भी तो इमिट हो सकती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। तो यहाँ पे हमेशा डैम्प्ड ही दिखेगा। ये बहुत तेज़ी से इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस जीरो होता तो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं दिखता, बट उसका थोड़ा पीक घटने का स्पीड थोड़ा कम रहता, बट वो भी डैम्प्ड होता क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकलती जाती। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई ये डायग्राम मिटाने की ज़रूरत नहीं थी, ये वही है, फिर से बना रहे हैं ताकि एनर्जी सारे कैलकुलेशंस कर लें। तो ये अपना कैपेसिटर है, इनिशियली इसको हमने ऐसा चार्ज करके भेज दिया, ये इंडक्टर एल है, ठीक है ना, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। यहाँ तक कोई तकलीफ तो होनी नहीं है, ये तो वही है। अच्छा, तो अब हमने कैपेसिटर को, जिसका कि कैपेसिटेंस सी है, इसको टोटल चार्ज मान लो क्यू नॉट दिया। टोटल चार्ज कितना दिया, क्यू नॉट दिया, ठीक। और उस चार्ज को देने के बाद हमने इसको कनेक्ट करा दिया इंडक्टर से, ठीक। अब जैसे ही ये करेंगे तो करंट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर्ड है वो धीरे धीरे कम होगा। तो करंट कितना फ्लो होगा भाई, तुम बोलोगे सर डी क्यू बाई डी टी, बट बेटा क्यू कम हो रहा है, कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर्ड है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो माइनस साइन दिखाएगा। अच्छा, अब देखो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा भाई, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस एल, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा, ये तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो 50 बार कर चुके हो। अच्छा, अब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें, जिस टाइम उसमें ये ईएमएफ आया होगा उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज बाई कैपेसिटेंस, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, जीरो, यही है ना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, अब देखो जरा अपनी आंखें खोल के, ये आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पुट कर दें क्या, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये माइनस प्लस एल हो जाएगा, और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो।
बताओ, इसको देख के किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को L से डिवाइड कर दो, तो ये क्या लिख सकते हो तुम? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। बताओ, ठीक है। अच्छा, ये 1 बाई एल सी को मैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। बताओ, ठीक। ये देख के कुछ याद आ रहा है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम चैप्टर ऑसिलेशंस। यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होती है? 1/√LC। ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन, वो हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? वो हम लोग इस टाइप का लेते हैं, Q इज इक्वल टू A cos ओमेगा नॉट टी प्लस B साइन ओमेगा नॉट टी। ये जनरल सोल्यूशन हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेते हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, ये अपन 11th में देखे हुए हैं। अब इस पे ज़्यादा रिसर्च करने ना बैठना। ये इंजीनियरिंग में जाओगे तो बढ़िया आराम से पढ़ते रहना। तुम्हारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर भी था, बस उससे ज़्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ये अपना है। अब देखो, एट टी इज इक्वल टू 0 पे बात करें, तो एट टी इज इक्वल टू 0 तुम्हारे पास क्या होगा? क्या होगा टी इज इक्वल टू 0 पे? चार्ज कितना होगा? क्यू नॉट। एट टी इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना होगा? क्यू नॉट रखे हो ना। तो अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 डालो, तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा? ए कॉस 0 कितना होता है? 1 और साइन 0 0। तो ए की वैल्यू मिल गई क्या? क्यू नॉट। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, अब दूसरे चीज़ की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि भाई देखो, इस पे अब और कुछ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने क्या मालूम है कि t इज इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट है। ठीक है, तो करंट कितना होगा? t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना है? 0। कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है ना। तो एट t इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू 0। अब ये q है ना, तो यहाँ से dq बाई dt क्या होगा? i। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो क्या लिखेंगे? a ओमेगा नॉट माइनस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस b ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। बताओ, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे 0 डालेंगे तो आए 0 माइनस a ओमेगा नॉट 0 प्लस b ओमेगा नॉट इंटू 1। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिला? 0 मिला। ठीक है कि नहीं? तो अब ये सारी वैल्यूज क्यू में पुट कर दे, तो a क्या है? क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 0 को नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? चार्ज कैसा होगा? क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ से एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो क्या लिखोगे? क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। बताओ, ठीक है कि नहीं? आई जो होगा माइनस, अच्छा आई जो है अपना यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना। तो ये क्यों निकला? तो माइनस करने के बाद ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना हो गया? क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक, तो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, वो ये तो SHM का इक्वेशन है कि नहीं? बताओ, ऐसे ही होता था ना। अच्छा, अब तुम लोग दिमाग लगा सकते हो कि ये जब वहाँ था, कब? जब ऑसिलेशन में था, तो यहाँ क्या होता था? किस टाइप का इक्वेशन मिलता था? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओमेगा होता था, ओमेगा नॉट नहीं लेते थे वहाँ पे। ठीक है ना। तो इसका मतलब Q और X में कुछ सिमिलैरिटी नहीं फील हो रहा तुम लोग को। तो अब इसके बाद हम लोग इसको भी देखेंगे, बट अभी तुम लोग को ये समझ में आया पहली चीज़ क्या, कि जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट करेगा विथ फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट, जो कि होगी 1/√LC। तो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी एफ नॉट क्या होगा? 2 पाई। अच्छा, 2 पाई एफ नॉट होता है ओमेगा नॉट, तो एफ नॉट क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट बाई 2 पाई। ओमेगा नॉट कितना? 1/RT, तो ये 1/2 पाई √LC हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? तो अब एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या एप्लीकेबल है। हम आइडियल केस ही लेके चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो नोट करो इतना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें
एलसी ऑसिलेशन में। तो लिखो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, चार्ज कितना लेके आए हो? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, ये लेके आए हो, ठीक है कि नहीं? पक्का? अच्छा, अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना होगा? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, तो मैं C की जगह E लिख रहा हूँ, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो UE मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो यार। तो ये हाफ Q स्क्वायर बाई C होता है, और U इन इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो हाफ LI स्क्वायर होता है क्या? ठीक है कि नहीं? तो जो नेट एनर्जी होगी, अगर अपन रजिस्टर को मान लें नो आर इन सर्किट, आइडियल, ठीक है, आइडियल केस है, तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो क्या होगा? U जो होगा वो UE प्लस UB रहेगा हमेशा, ठीक है कि नहीं? अब UE कितना है? हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये कितना है? हाफ LI स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? अच्छा, Q मालूम है, Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, यहाँ पुट कर दो, और Q से I निकाल सकते हो, क्या निकलेगा? Q नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। मैं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि अपन पिछले वाले में देखो, पेज पलट के क्या लिखे, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यों? क्योंकि चार्ज हो रहा है कम, ठीक है कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा मजदूरी करो और यहाँ वैल्यू पुट करो, तो U क्या आ जाएगा? हाफ Q का स्क्वायर, Q कितना है? Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ। अच्छा, ये C कहाँ चला गया भाई? 1/2C, ठीक, 1/2L, ठीक। अच्छा, अब I कितना है? Q नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, बताओ, ठीक? कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट कितना होता है? 1/√LC, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या होगा? 1/LC, बहुत बढ़िया। T प्लस 1/2L Q नॉट स्क्वायर इंटू 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक। तो यहाँ से LL काट लें, क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 1/2C Q नॉट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है भाई? कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, हाँ या नहीं? ये 1 है क्या? पक्का। तो नेट U क्या मिला? हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। अरे यही एनर्जी से तो कैपेसिटर को चार्ज किए हो, क्योंकि उसको दिए हो Q नॉट चार्ज, तो उसमें चार्ज स्टोर, एनर्जी स्टोर कितना हुआ होगा? हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। तो यही है ना इनिशियल एनर्जी जो हम दिए हैं, और हर टाइम यही एनर्जी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सर्किट में कोई भी रजिस्टर नहीं है, इंडक्टर जो है वो आइडियल है, तो हमारा जो ऑसिलेशन होगा वो अनडैम्प्ड होगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 100% फॉलो होगा। अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि जो हमने एक्सप्रेशन देखा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर वाला, उसमें Q और X में सिमिलैरिटी दिख रहा था। तो क्या यहाँ पे LC ऑसिलेशन का कुछ एनालॉग है हमारे पास मैकेनिक्स में? तो उस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको नोट करो। चलो, तो देखो ऐसा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर हमारा मास ऑसिलेट करता था, तो उस टाइम पे हम लोग एक्सप्रेशन कैसा मिलता था? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ये मिलता था क्या? और यहाँ ओमेगा नॉट कितना होता था? √K/m, याद करो, स्प्रिंग फैक्टर बाई मास फैक्टर, याद है ना ये? यहाँ पे हेडिंग में लिख लो मैकेनिकल एनालॉजी, मैकेनिकल एनालॉजी जो पढ़ो, ठीक है? तो ये तो ठीक है। अब अभी अपन क्या निकालें? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0, और ओमेगा नॉट को कितना बोले? 1/√LC। पक्का ना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैकेनिकल सिस्टम की अगर बात करें, मैकेनिकल सिस्टम की अगर बात करें, तो इसमें फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, है ना? m dv/dt, और यहाँ से क्या? m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता है, ठीक है कि नहीं? और अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूँ, तो यहाँ लिखता हूँ फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम
तो इसमें अपने पास ईएमएफ कितना मिलता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो सकता है क्या, हाँ या नहीं, बोलो ये तो ठीक है ना। तो यहाँ से तुम लोग को एक चीज़ क्या पता चल रही है कि ये जो मास और इंडक्टर है इन लोग का बिहेवियर सेम है क्या। तो इसका मतलब जो इंडक्टर है वो मास के एनालॉगस है, कौन कौन, m और l। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो l और m तो ठीक है, तो ये c और k के बीच कैसे हो जाएगा, k का कार्यक्रम कौन करता है, 1/c। k का काम कौन करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, कैपेसिटेंस का इनवर्स। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ इस चीज़ को कि जो L है ना ये एक तरीके से मेज़र है, जैसे ऑसिलेशन की बात करोगे तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम फ्रिक्वेंसी होगा ऑसिलेशन का, इधर देखो है ना। और यहाँ भी जितना ज़्यादा L होगा उतना कम होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि L जो है वो मास के जैसा बिहेवियर दिखाता है। तो अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एनालॉजी को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, मतलब पूरा टेबल बनाऊँ, तो ये हम यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो मैकेनिकल सिस्टम में मास है, उसका बिहेवियर कौन दिखाता है, L। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, उसको कौन करता है, चार्ज, ठीक है कि नहीं। यहाँ वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, यहाँ dq बाई डी टी क्या होता है, करंट, ठीक है ना। इसके अलावा फोर्स कांस्टेंट k का काम कौन करता है, 1/c, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ठीक। ये काइनेटिक और पोटेंशियल। और यहाँ कितना होता है एनर्जी, हाफ q स्क्वायर बाई c प्लस हाफ li स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगस हैं। अगर मेरे पास एक मास डैम्पर सिस्टम हो, मास डैम्पर सिस्टम बोला जाए, या कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो LC ऑसिलेशन करने के लिए एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो सीरीज में, तो ये दोनों का बिहेवियर लगभग सेम दिखता है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।